नमस्कार बच्चों। पूर्व वीडियो में हमने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर चर्चा की थी। आज हम पृथ्वीराज रासो के महाकाव्यत्व पर विचार करते हैं। पृथ्वीराज रासो को अधिकांश काव्य समीक्षकों ने महाकाव्य माना है। जो विद्वान पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य मानते हैं वे उसे भारतीय आचार्यों द्वारा निर्धारित किए गए महाकाव्य के प्रतिमानों के आधार पर महाकाव्य ठहराते हैं। उन्होंने दंडी के काव्यादर्श और आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के साहित्य सिद्धांतों के आधार पर रासो को एक सफल महाकाव्य माना है। वे पृथ्वीराज रासो की इतिहास प्रसिद्ध कथा की विराटता, नायक की परिकल्पना, विविध भाव, सर्ग, छंद एवं कला विधान की दृष्टि से इसे महाकाव्य मानते हैं। दूसरी ओर कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसको महाकाव्य नहीं मानते हैं, जैसे श्याम सुंदर दास कहते हैं, आचार्य श्याम सुंदर दास जी वीर गाथा संबंधी प्रबंध काव्यों में दूसरी पुस्तक चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है। इस विशाल ग्रंथ को हम महाकाव्य की उस श्रेणी में नहीं गिन सकते हैं जिसमें रामायण महाभारत की गणना होती है। उन्होंने कहा है, पृथ्वीराज रासो को भी यह एक विशाल ग्रंथ है। यह सत्य है कि महाकाव्य की भांति इसमें युद्ध की प्रधानता है। इतने ही साम्य के आधार पर उसे महाकाव्य कहलाने का गौरव प्राप्त नहीं हो सकता है। महाकाव्य में जिसका व्यापक और गंभीर रीति से जाति चित्तवृत्तियों का स्थायित्व मिलता है उनका पृथ्वीराज में अभाव है। महाकाव्य में यद्यपि एक प्रधान युद्ध होता है, तथापि उसमें दो विभिन्न जातियों का संघर्ष दिखाया जाता है। उसका परिणाम भी व्यापक और विस्तृत होता है। पृथ्वीराज रासो में न तो कोई प्रधान युद्ध है और न किसी महान परिणाम का ही उल्लेख है। सबसे प्रधान बात तो यह है कि पृथ्वीराज रासो में घटनाएं एक दूसरे से असंबद्ध हैं तथा कथानक भी शिथिल और अनियमित है। महाकाव्यों की भांति न तो घटनाओं का किसी एक आदर्श में संक्रमण होता है और न अनेक स्थानों की एकरूपता ही प्रतिष्ठित होती है। ऐसी अवस्था में पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य न कहकर विशालकाय वीर काव्य कहना ही संगत होगा। और इसी आधार पर विद्वान डॉक्टर उदय नारायण इस महाकाव्य के लक्षणों पर सफल मानते हुए कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि उसमें लक्षण ग्रंथों के अनुसार रासो को महाकाव्य कहना उपयुक्त होगा। इसमें 69 समयों में विभक्त है। इसमें कवित्व, दुहा, तोमर, जोटक, गाहा, आर्य आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। इसके नायक पृथ्वीराज क्षत्रिय कुल भूषण और वीर पुरुष हैं। अन्य वर्णन विस्तार भी जो महाकाव्य के लिए अनिवार्य हैं पृथ्वीराज रासो में मिल जाते हैं। किंतु जहाँ तक काव्य में जाति चित्तवृत्ति का कार्यकलाप की अभिव्यक्ति का प्रश्न है, रासो को विशाल वीर काव्य ग्रंथ कहना ही उचित है। स्थान स्थान पर इसके कथानक में शिथिलता है। कथानक की घटनाओं में एकरूपता का भी अभाव है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो को जैसे इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, वैसे ही महाकाव्य की दृष्टि से भी यह विवादास्पद कृति रही है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो देश काल का ध्यान न करके इस कृति को लक्षणों के आधार पर महाकाव्य ठहराते हैं। उनके लिए युग का या समाज की चित्तवृत्ति का कोई मतलब नहीं होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि महाकाव्य के लक्षण क्या है ना। भारतीय संस्कृति में महाकाव्य, भारतीय जो दृष्टि है हमारी साहित्य, उसमें महाकाव्य के क्या लक्षण है। हमारे यहाँ भी संस्कृत के काल से ही महाकाव्यों पर विचार होता रहा है। अपने अपने समय की काव्यगत विशेषताओं को ध्यान में रखकर आचार्यों ने महाकाव्य के संरचनात्मक प्रतिमान निर्धारित किए हैं।
इसमें आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ का उल्लेख जो योगदान है वह उल्लेखनीय रहा है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार से दिए हैं कि महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए, 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए, सर्ग का नाम विषय वस्तु के नाम पर होना चाहिए, नायक के नाम पर महाकाव्य का नामकरण कथा वस्तु होनी चाहिए, और महाकाव्य के कथानक की शुरुआत नमस्कार या वस्तु निर्देश वंदना से होनी चाहिए। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त होना चाहिए और उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय होना चाहिए। इसमें श्रृंगार, वीर और शांत रसों में से कोई एक रस अंगी और अन्य रस सहायक रूप में होने चाहिए। इसमें नाटक की सभी संधियाँ होनी चाहिए और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि का उल्लेख भी किसी का उल्लेख होना चाहिए। इसमें कहीं सज्जनों का गुण, कीर्तन आदि खलों की निंदा भी होनी चाहिए। महाकाव्य की सर्ग समाप्ति पर अगले सर्ग की सूचना भी होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए, परंतु सर्ग के अंत में अन्य छंदों का प्रयोग किया जा सकता है। महाकाव्य में संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रभात, शिकार, ऋतु, वन वर्णन, संयोग, वियोग, नगर, युद्ध, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र जन्म आदि अनेक प्रकार के अभियानों का सांगोपांग वर्णन भी होना चाहिए। महाकाव्य की जो विषय वस्तु है वह लोक विस्तृत तथा ऐतिहासिक होनी चाहिए। अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि हमारा जो रासो महाकाव्य है वो इसमें कितना सटीक बैठता है। रासों की महाकाव्यात्मकता भारतीय एवं पाश्चात्य आचार्यों एवं आलोचकों द्वारा बतलाए गए महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर यदि हम पृथ्वीराज रासों की परीक्षा करते हैं तो इसमें महाकाव्य के अनेक लक्षणों की पूर्ति होती है। उसके आधार पर पृथ्वीराज रासो महाकाव्यात्मक कृति है। पहली बात तो यह, इस कृति में पृथ्वीराज जैसे लोक प्रसिद्ध चरित्र के माध्यम से कवि चंद ने जाति भावों का उत्कर्ष दिखाया है। पृथ्वीराज केवल इतिहास में होने वाले सामंती शासक ही नहीं बल्कि इतिहास निर्माता युग पुरुष भी हैं। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से पूरी हिंदी जाति के समक्ष आदर्श उपस्थित किया है। उनकी वीरता एवं शौर्य परपीड़न के लिए न होकर नारी के स्वाभिमान एवं निश्चल प्रेम की रक्षा करने में है। वह अत्याचारों से संघर्ष करता है और अपने वचनों का पक्का है। भारतीय दृष्टि से देखें तो पृथ्वीराज का चरित्र इतिहास प्रसिद्ध है। वह देश काल को प्रभावित करने वाला धीरोदात्त गुणों से युक्त चरित्र है। कथानक के प्रवाह में अवरोध एवं शिथिलता अवश्य है, किंतु इस काव्य की प्रकृति को देखते हुए कथानक की शिथिलता इसे महाकाव्यत्व की बहुत बड़ी बाधा नहीं है। लक्षणों के आधार पर इसकी विवेचना इस प्रकार से हम करते हैं। मंगलाचरण, ईश वंदना। महाकाव्य जैसे कहा गया है आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में कि वह प्रारंभ उसका नमस्कार और वंदना से होना चाहिए। और रासों के रचयिता चंद ने भी कथानक का प्रारंभ करने से पहले क्रमशः ब्रह्म, गुरु, सरस्वती, विष्णु तथा शिव को नमस्कार करते हुए उनकी वंदना की है। कथानक की ऐतिहासिकता महाकाव्य का एक प्रमुख लक्षण है। इस दृष्टि से देखें तो पृथ्वीराज रासों से संबंधित कथाएं लोक विस्तृत और इतिहास प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक व्रत के साथ जो कल्पनाएं प्रस्तुत घटनाएं ली गई हैं वे भी जनमानस में लोक श्रुतियों के रूप में पाई जाती हैं। जैसे भीमराव, संयोगिता, चालुक्य, जयचंद, चंदेल, कैमास, साहबुद्दीन गौरी इत्यादि इतिहास विस्तृत पात्र है। चरित्र की प्रधानता, पृथ्वीराज रासों को आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा कहा है। इसका मतलब यह है कि वीर नायक की चरित्र गाथा। इस दृष्टि से पृथ्वीराज रासो एक विशाल चरित्र प्रधान महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में 2500 पृष्ठ और 16 से अधिक छंद हैं। सारा कथानक सर्गों में विभाजित है। सर्गों की संख्या 69 है।
प्रबंधात्मकता की दृष्टि से कथानक में शिथिलता का दोष लगाया जाता है। ऐसा घटनाओं के अव्यवस्थित होने के कारण है। यह दोष प्रक्षिप्त अंशों के आ जाने का परिणाम है। पृथ्वीराज एक ऐसे नायक हैं जो इतिहास में लोक नायक की गरिमा से विभूषित हैं। उनकी वीरता और पराक्रम उदारता से विभूषित हैं वे, जो लोक को प्रसिद्ध करने वाले हैं। नायक की धीरोदात्तता। भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य के नायक को धीरोदात्त गुणों वाला बताया है, जरूरी माना है। धीरोदात्त नायक ही जनता का आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इस दृष्टि से देखें तो इसमें अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान रासो के कथानक के नायक हैं। वे धीरोदात्त नायक की सभी गुणों से संपन्न हैं। पृथ्वीराज धीर स्वभाव वाले, कुलीन, तेजस्वी, प्रेमी, सुशील, क्षमायुक्त, वीर, गंभीर और सौंदर्य संपन्न हैं। इसमें सर्गों के रूप में देखें कि रासों में 69 सर्ग हैं। सर्गों में अनुपात का अभाव है। 61वें सर्ग में जहाँ 2256 छंद हैं, वहाँ 16वां सर्ग 8 छंदों का ही है। यह अंतर सर्गों के कलेवर में कथानक गठन में दोष बन गया है। सर्गांत में जो कथाक्रम है, इसमें क्या होता है कि महाकाव्य के सर्गों में आगे के सर्ग की कथा सूचना का विधान होता है। इसके द्वारा कथानक में पूर्वापर श्रृंखला जुड़ी रहती है और रासों के बिखरे हुए कथानक में रासोकार ने सर्गांत में आगे की कथा की सूचना देकर इस नियम का पालन किया है। सर्ग का नामकरण जो है, उदाहरण के लिए नाहर, इसमें चित्रलेखा समय, पद्मावती समय, अनंगपाल समय आदि सर्गों का नामकरण किया है। विषय के आधार पर ही कुछ सर्गों के नाम प्रस्ताव और कथा वर्णन विषय के आधार पर ही हैं। छंद विधान। महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का विधान किया गया है। सर्ग के अंत में परिवर्तन होना चाहिए। किसी सर्ग में एक से अधिक छंदों का प्रयोग किया जा सकता है। महाकाव्य के इस नियम का पालन रासों में नहीं हुआ है। प्रत्येक सर्ग में अनेक छंद का प्रयोग हुआ है, परंतु रासों के छंदों के आधिक्य और शीघ्रता से छंद परिवर्तन के कारण कहीं भी अस्वाभाविकता और अवरोध नहीं आया है। रस की योजना से महाकाव्य की समीक्षा देखिए। रासों में नवरस की योजना है, परंतु अंगी रस वीर रस है। वीर रस के साथ में संयोग श्रृंगार की धारा प्रवाहित हुई है। श्रृंगार रस सहायक ही रहा है। इस आधार पर पृथ्वीराज रासों को देखते हैं, उसमें वीर एवं श्रृंगार की प्रमुखता दिखाई देती है। यह एक युद्ध प्रधान काव्य है और इसमें अपने समय के आदर्श का निरूपण किया गया है। इसमें पृथ्वीराज रासों की युद्धोत्साह, युद्ध कौशल आदि के अत्यंत सुंदर एवं अनूठे चित्र देखने को मिलते हैं। इसके सभी वीर यही कहते हैं, राजपूत मरण संसार वर ना। तो इसमें कहते हैं, इस संबंध में मोतीलाल मीनारिया इन्होंने कहा है, रासों की विशेषता यही है कि उसमें वीर हृदय के उच्छ्वास संग्रहित है, कल्पना विलास नहीं। राजस्थान ने अपने रक्त से जो साहित्य निर्माण किया, उसकी जोड़ का साहित्य और कहीं नहीं मिलता है। अब इसमें देखो, वस्तु वर्णनों की विराटता देखते हैं हम रासों में। पृथ्वीराज रासों की महाकाव्यत्व का स्थान दिलाने वाली मुख्य विशेषता है उसके वस्तु वर्णनों की विराटता। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार ने वस्तु वर्णन करके जीवन के विभिन्न पक्षों का निरूपण किया है, जो इस कृति को महाकाव्यत्व प्रदान करते हैं। चंद्रवरदाई ने अपने काव्य में रूपक योजना द्वारा लगभग 7000 वर्णनों की योजना की है। चंद की वृत्ति, व्यूह वर्णन, नगर वर्णन, विवाह वर्णन,
पनघट वर्णन, रूप वर्णन, षट ऋतु वर्णन, नक्षक वर्णन, युद्ध वर्णन आदि में विशेष रूप से रमी है। इन वर्णनों के माध्यम से उस युग की मनोदशा और जीवन शैली का एक संपूर्ण चित्र भी पाठक के आंखों के सामने साकार हो जाता है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि चंद्रकृत पृथ्वीराज रासो काव्य रूप की दृष्टि से एक सफल महाकाव्य है।